Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is Tuesday and date is 24th May. कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए इकोनॉमिक टाइम्स की तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी. अगर आपको और भी कोई न्यूज़ पढ़नी है या कुछ ऐसा देखना है तो आप देख सकते हैं. दूसरी बात की कल वाली वीडियो की रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, तो आई होप आपको ये पूरा नोट्स वाला जो फॉर्मेट है जो कल से स्टार्ट किया है मैंने, ये आपको पसंद आ रहा होगा. तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे. दूसरी एक छोटी सी बात रहती है कि आप कोई भी इनमें से न्यूज़ आपको जो सही लगे वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, या कोई भी एक टर्म एक वर्ड भी कमेंट कर देंगे तो बहुत बेटर होगा. मेरे लिए यूट्यूब वीडियो पुश कर देगा. आप एक वर्ड भी कमेंट कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी कर सकते हैं आज के लिए. तो ये चीज़ है. दूसरी बात कि कल एक कमेंट आया था कि वीडियो में ये नोट्स काफ़ी कम कैनवस पे हैं. तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पर जूम इन कर देता हूँ थोड़ा और, ताकि आपको जो अगर कोई मोबाइल पे व्यू कर रहा है तो उसको बेटर हो जाए. और एक और काम कर सकते हैं, मैं यहाँ से फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ. हाँ जी, तो यहाँ पर आपको हो सकता है ठीक थोड़ा दिख रहा होगा. तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. गवर्नमेंट में गो फॉर मोर ड्यूटी कट्स टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस. तो पहली आपकी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट और ड्यूटी कट कर सकती है आपके प्राइसेस को कम करने के लिए. ये ड्यूटी किसकी बात कर रहे हैं? ड्यूटी आपकी एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, जैसे एडिबल ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों के ऊपर. तो जैसे इसका बेसिक लॉजिक ये है कि पिछले महीने रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो अप्रैल के अंदर वो 7 पॉइंट लगभग 8% पर था, जो कि लगभग गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है 6% के आसपास. तो 6% के आसपास कंट्रोल करने का एक ही मेजर है कि किसी तरीके से प्राइसेस को कम करा जाए. इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपका मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इकोनॉमी के अंदर, और उससे आपका और ज़्यादा मतलब एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और आपके जनरल प्राइस की वैल्यू बढ़ चुकी है, जनरल रुपये की वैल्यू बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा. तो उसका मेन एक रीज़न होगा कि यहाँ पर अगर कस्टम ड्यूटी कट कर दी जाए तो इन्फ्लेशन के अंदर कंट्रोल आ सकता है, जो जनरल प्राइस लेवल है वो थोड़ा कंट्रोल हो सकता है. तो अब जो जिन चीज़ों के अंदर आपका ड्यूटी कट की प्लानिंग हो रही है, तो वो पहला है आपका एडिबल ऑयल. एडिबल ऑयल का सभी समझते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ. यहाँ से आपका इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल भी आ जाएगा, सनफ्लावर ऑयल और रिफाइंड ऑयल, सब इसके अंदर आ जाएंगे. काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम है. उनके अंदर जो गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लेती है उसको कट करने की बात करिए. उससे होगा कि उससे गवर्नमेंट को मतलब बेसिकली प्राइस के ऊपर एक कंट्रोल मिल जाएगा और प्राइस कम हो जाएगा. एंड अदर एसेंशियल आइटम्स और अदर एसेंशियल आइटम्स के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी का कट हो सकता है. इसके अलावा कट हो सकता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के अंदर. जैसे अगर आपने एजुकेशनल सेस के बारे में सुना, अगर कोई भी इनकम टैक्स का यहाँ पे स्टूडेंट है या इनकम टैक्स के बारे में पता है, तो जब भी आप इनकम टैक्स देते हैं उसके ऊपर 2% सेस लगता है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होता है. तो इसी तरीके से आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सेस है. सेस मतलब टैक्स की तरह ही है. तो ये सेस ऐसा है जो मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को मिल जाता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को मिल जाता है. तो ये आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता रहता है, उसको आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. तो ये जो भी सेस है ये गवर्नमेंट हटाने की बात कर रही है ताकि कस्टम ड्यूटी कम हो सके. ये मेनली आपकी फूड बेस्ड आइटम्स में ही लगता है, तो उसी एरिया के अंदर गवर्नमेंट काम कर रही है. सेकेंड आपका पॉइंट है टारगेट इज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय 60 टू 70 बीपीएस. तो 60 टू 70 बीपीएस का मतलब हुआ 0.6 टू 0.7%. अभी के लिए गवर्नमेंट का टारगेट है कि लगभग 7% पे इसको स्टेबल करा सकें. बट अगर मैं आरबीआई का लॉन्ग टर्म टारगेट देख के चलें तो वो आपका 6% पर ही रहता है. 4 to 6% पर उनका बैंड रहता है इसका. आगे जाए तो सेकेंड न्यूज पर सप्लायर्स इन स्पॉट एज एक्सपोर्टर्स स्क्रैप वीट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो यहाँ पर मैं आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एक दे देता हूँ. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में गवर्नमेंट ने May 13 को, जब आपका वीकेंड पे था, May 13 को आपका बैन कर दिया था वीट एक्सपोर्ट्स. क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर आटा और वीट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, ताकि डोमेस्टिक सप्लाई थोड़ी बढ़ जाए इसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया. डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगे. तो मतलब आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पर इन्फ्लेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. ये भी इन्फ्लेशन का ही एक पार्ट है. सेकेंड पॉइंट इसके अंदर है आईटीसी और करगिल. अब यहाँ पर मेन न्यूज़ शुरू होती है. क्योंकि एक्सपोर्ट्स बैन हो चुके हैं तो ऑब्वियस बात है जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं जो वीट एक्सपोर्ट करते थे, उन्होंने सारे वीट के ऑर्डर्स जो उन्होंने ट्रेडर्स से लेना चाहा था, यानी कि जो एक्सपोर्ट हाउस है वो अपनी वीट हो सकता है खुद बनाता हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉर्मल ट्रेडर से लेता हो और एक्सपोर्ट करता हो. तो ऐसे जो मेनली ट्रेडर्स हैं उसके अंदर आईटीसी और कारगिल मेन आते हैं. तो ये जो दोनों एक्सपोर्ट हाउसेज हैं इन्होंने अपने सारे ऑर्डर्स को जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स से थे वीट के लिए उनको कैंसिल कर दिया. उसके लिए वजह से हुआ क्या है कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो अपने स्टॉक के साथ स्टक हो गए हैं वहाँ पर अपनी मतलब इन्वेंट्री के अंदर. और दूसरी बात कि उसके पास स्टोरेज और होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं है. तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही हैं. और वीट जिसका एक्सपोर्ट बैन हो चुका है,
एक्सपोर्ट बैन होना एक बहुत ही कंट्री के लिए फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि फॉरेन करेंसी हमें नहीं मिल पाएगी। और वीट जितनी बेसिक चीज़ जो इंडिया में तो बहुत बेसिक है, उसका एक्सपोर्ट बैन होना काफ़ी बड़ी बात होती है। दूसरी बात, एक छोटा पॉइंट, एक इकोनॉमिक का पॉइंट आता है कि इसके अंदर आपका आर्टिफिशियल शॉर्टेज। आर्टिफिशियल शॉर्टेज का मतलब, अगर जैसे ऐसा बनता है कि डोमेस्टिक ट्रेडर्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ऑलरेडी, और डोमेस्टिक सप्लाई कम होती जा रही हो, उसकी वजह से होगा क्या, डोमेस्टिक सप्लाई नहीं हो रही, उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और बाहर हम एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, तो दूसरी कंट्रीज के अंदर प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे, फिर हमें वहाँ से खुद इम्पोर्ट करना पड़ेगा बाद में। तो ये जो कंडीशन होती है, विशियस सर्कल टाइप का बन जाता है, इसको आर्टिफिशियल शॉर्टेज कहते हैं। इसको एक तरीके से कर्ब करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा निकाला है गवर्नमेंट ने, कि एक्सपोर्ट्स को ही बैन कर दिया। मतलब ये इतना अच्छा तरीका नहीं है, काफ़ी और मेजर्स भी हो सकते थे, उनके प्राइसेस को बढ़ाया जा सकता था बेसिक उसके अंदर, बट जो भी है आर्टिफिशियल शॉर्टेज को कम से कम ये कर्ब कर देगा मेजर। आगे चले तो थर्ड न्यूज है, फ्यूल डीलर्स लूज लैक्स आफ्टर एक्साइज ड्यूटी कट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस का कैसे फ्लो होता है समझ में आएगा। जैसे अगर मैं आपको जीएसटी की बात करूं, पहले मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ। जैसे जीएसटी होता है, तो जीएसटी एंड कंज्यूमर पे करता है, बट जैसे इनकम टैक्स होता है वो आपका इनकम अर्नर पे करता है, वो खुद से अपना पे कर देता है। जीएसटी जो होता है वो आपका लेवल्स में पे होता है। जैसे कैसे होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप डोमिनोज जाते हैं, डोमिनोज पे आपने पिज्जा खाया, तो उसके ऊपर जो आप डोमिनोज के ऊपर जीएसटी दे रहे हैं, तो वो डोमिनोज वाले गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। यानी कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, पर वो जा गवर्नमेंट को रहा है, तो वो डोमिनोज या और भी जो मिडिल मैन है उनके थ्रू जा रहा है। अब डोमिनोज एक बहुत ही बड़ी स्टैंडर्डाइज ब्रांच है, तो वहां से डायरेक्टली गवर्नमेंट को जा सकता है। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल रिटेलर से कुछ खरीद रहे हैं, तो रिटेलर के पास जो जीएसटी का बिल है वो उसने पहले होलसेलर से लिया होगा, हो सकता है उसके ऊपर एक और होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसके ऊपर प्रोड्यूसर हो, तो प्रोड्यूसर दे रहा होगा गवर्नमेंट को जीएसटी, बट आपके यहाँ से आपकी जेब से जा रहा है जीएसटी। तो इस तरीके से जीएसटी का फ्लो वर्क करता है। अब होता क्या है कि अगर जैसे गवर्नमेंट क्या करे, आपने होलसेलर ने रिटेलर को माल बेच दिया, जब रिटेलर के पास माल आया तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इनको हटा दिया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा किया है, तो हटा दिया, तो अब होगा क्या कि बहुत सारे और जो रिटेलर्स होंगे वो नया माल लेके आएंगे, वो बिना इनडायरेक्ट टैक्सेस के लेके आएंगे माल को और बेचेंगे, तो वो सस्ता पड़ेगा। अब इसके पास ये जो है ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस दे के आ चुका है होलसेलर को, और वो अब बेच नहीं सकता इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के। तो ये बहुत ही एक बहुत ही बुरे स्पॉट में फंस चुका है, और इसको अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, इनको लॉसेस लेना पड़ेगा सेल करने के लिए। तो ये जो हुआ यही आपके पेट्रोल और डीजल के साथ हुआ है। बहुत सारे लोगों ने पेट्रोल और डीजल स्टॉक कर लिया था। सैटरडे को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 6 रुपये और 8 रुपये का कट पेट्रोल और डीजल के ऊपर, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर, इसी वजह से, ताकि वो थोड़ा अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सके। और उसकी वजह से सप्लायर्स जिन्होंने पहले से खरीद लिया था प्री कट प्राइसेस पर, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और उनको लैक्स के अंदर लॉसेज हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर एक स्टडी के थ्रू बोला जा रहा है। आगे चलते हैं, टेली कंपनीज में इंक्रीज टैरिफ्स अप टू 12% बाय दिवाली टू पुश एआरपीयू। ये काफ़ी इंडिकेटिव सी न्यूज़ है, इसके अंदर आप हो सकता है कुछ मेजर अपने पर्सनली लिए भी ले सकें, कि टेली कंपनीज जैसे अभी नवंबर दिसंबर के अंदर हमने देखा था कि उन्होंने अपना 20 से 25% अपने जो रिचार्ज का रेट है उसको बढ़ा दिया है। इसी तरीके से आपका और दिवाली तक 12% तक इंक्रीज आ सकता है टैरिफ्स के अंदर, ऐसा बोला जा रहा है। ये बेसिकली गवर्नमेंट जो टेलीकॉम कंपनीज है वो इसलिए कर रही है ताकि अपना एआरपीयू मतलब होता है आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि हर यूजर या हर मोबाइल यूजर के थ्रू उनको कितना बेसिकली रिचार्ज में पैसा मिल रहा है, तो वो आपका उसको थोड़ा पुश कर सके, उसको बढ़ा सकें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मेजर होता है टेली कंपनीज के लिए। तो ये इसको बढ़ा सकें, इसके लिए 12% तक लगभग हाइक करेंगे। और दूसरी बात, इसका एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा कि अभी जब उन्होंने 20 से 25% हाइक किया था, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है, इंडस्ट्री डिडंट लूज कस्टमर्स। तो ऐसा आपके आसपास भी कोई नहीं होगा जिसने अपना सिम कार्ड ही बंद करवा लिया हो, क्योंकि 20 से 25% रिचार्ज का रेट बढ़ चुका है। अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। हो सकता है कई लोग, अगर कोई पहले 6 महीने का प्लान ले रहे थे, 3 महीने का प्लान ले रहे थे, तो वो 1 महीने के प्लान पे आ गए हो, छोटा छोटा करके बाय कर रहे हो, 1 महीने करके बाय कर रहे हो। बट किसी ने भी अपनी सिम कार्ड को बंद नहीं करवाया है, तो कंपनीज ने वर्चुअली कोई भी कस्टमर लूज नहीं किया। तो 20 से 25% रेट हाइक करने के बाद भी कोई कस्टमर सिंस उन्होंने लूज नहीं किया, तो वो और इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, 12% और अपने रेट को बढ़ाना चाहते हैं। पहला पॉइंट है, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन कस्टमर्स इन इज 40 मिलियन मेनली फ्रॉम रूरल मार्केट्स।
तो रूरल मार्केट से आपका 40 मिलियन के और कंज्यूमर्स बनते जा रहे हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है अप टू दिवाली तक, ये बोला जा रहा है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। एक्टिस एक्वायर्स लाइफ साइंसेज रियलिटी प्लेटफॉर्म आरएक्स प्रोपेलेंट। तो एक्टिस आपकी एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर है। ये आपके लिए न्यूज ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगी क्योंकि एक प्राइवेट टाइप ऑफ डील है और ये लिस्टेड कंपनीज भी नहीं है, बट फिर मैंने यहाँ पे कवर कर लिया क्योंकि काफी मतलब हो सकता है काम आ जाए कभी। तो एक्टिस आपकी एक ग्लोबल इन्वेस्टर है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। आरएक्स प्रोपेलेंट आपके लाइफ साइंसेज बेस्ड रियल एस्टेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर आरएक्स प्रोपेलेंट का मेन काम है, ये एक कम्युनिटी है बेसिकली जो लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो भी हैं उनको मेनली खुद से प्रोवाइड करते हैं रियल एस्टेट सॉल्यूशंस, मतलब ऑब्वियसली पता है प्राइस वाइज पूरा चार्ज करते हैं। और दूसरी बात है कम्युनिटी बन जाती है, तो अगर किसी को लाइफ साइंसेज बेस्ड सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो वो भी आरएक्स प्रोपेलेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल काफी कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो अगर कभी समझाना हो तो मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। प्लानिंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 मिलियन टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस। तो आफ्टर ये इसको अक्वायर कर लेता है एक्टिस, एक्टिस वाली जो कंपनी है आरएक्स प्रोपेलेंट को, उसके बाद 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इसके ऑपरेशंस को ग्लोबली एक्सपैंड कर सके। आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट लेवी बैटर्स स्टील मेकर्स ऑन डीएसटी। डीएसटी का सबसे पहले मीनिंग है दलाल स्ट्रीट, इसका मीनिंग है आपका स्टॉक मार्केट। तो ये मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है, मैं आपको वापस बता के बोर नहीं करूंगा यहाँ पर। तो 15% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपकी लगाई थी मेटल स्टॉक्स के, मेटल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपके सैटरडे को, तो उसके अंदर क्या हुआ है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी का बेसिकली मीनिंग अगेन वही है, आपके एक्सपोर्ट करने के ऊपर टैक्सेस जो गवर्नमेंट ले रही है। और इसका बेसिकली लॉजिक यही है कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक सप्लाई इसकी हम कंट्रोल कर सके। तो जैसे हमने कल भी न्यूज के अंदर देखा था, कल भी न्यूज के अंदर सिमिलर न्यूज आई थी कि एक्सपोर्ट की डोमेस्टिक सप्लाई कम हो रही है काफी ज्यादा, उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी के मेजर्स ले रही है। तो वो सैटरडे को इम्पोज हो चुका है 15% ड्यूटी, मतलब सैटरडे को प्रपोज हुआ था, अब इम्पोज हो चुका है। इसके वजह से हुआ क्या कि बीएससी का जो मेटल इंडेक्स है वो फेल कर गया 8.33%, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो स्टील की जो कंपनीज होंगी उनके लिए एक डायरेक्ट नेगेटिव बात है। तो उसकी वजह से आपका बीएससी का मेटल इंडेक्स जो है वो 8.33% से गिर चुका है। और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस बात करें सेम टाइम पर, वो है सिर्फ -0.7%, -0.07%, सॉरी। तो ये आपका एक तरीके से फ्लैट परफॉर्मेंस इसको बोलेंगे। फ्लैट परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि कोई चेंज नहीं आया मेजर, ऐसे करके बोलेंगे। स्टॉक्स लाइक जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, एनएमडीसी फेल ड्रास्टिकली। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके बहुत बुरी तरीके से गिर गए। सेवन आपकी ये मेन न्यूज पे चलते हैं। ऑटो कंपनी सर्ज, गवर्नमेंट स्टेप्स लाइकली टू बेनिफिट हीरो लेलैंड द मोस्ट। तो लेलैंड का सबसे पहले मतलब है अशोक लेलैंड। हीरो मतलब हीरो और अशोक लेलैंड दोनों आपके काफी बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो इनकी बात करेंगे बूस्ट, बेसिकली क्या है कि ऑटो कंपनीज को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। ऑटो कंपनीज को बूस्ट मिला है का मतलब है उनके शेयर प्राइस में इंक्रीज आया। तो टाटा मोटर्स, ये आपके हीरो लेलैंड, अशोक लेलैंड, इस तरीके की कुछ कंपनीज में इंक्रीज आया काफी ज्यादा शेयर प्राइस में। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी हमने देखा था गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी पे कट लगाया है पेट्रोल और डीजल के। इससे बेसिकली क्या होगा, एक तो आपका जो हमने ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, जो लोगों को काफी ज्यादा स्टक हो गए लोग ट्रेडर्स, वो हमने पढ़ ही लिया है ऑलरेडी। दूसरी बात आपका इनका प्राइसेस कम हो जाएंगे तो आपकी डिमांड थोड़ी बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ये सब। दूसरी बात एक और होगी कि यहाँ पर सिंस इनके प्राइस कम हो गए तो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे कार और पेट्रोल अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। इसके अंदर होगा क्या कि अगर जैसे कार का प्राइस कभी कम हो जाएगा तो उसकी वजह से पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। हालांकि पेट्रोल के प्राइस में कोई चेंज ना भी आया और तब भी। और इसी तरीके से अदर वे अराउंड भी चलेगा। अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग कार्स के ऊपर ज्यादा शिफ्ट करने लग जाएंगे वापस से। कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जरूर पड़ता है इसके अंदर, बट हाँ अगर पेट्रोल वाली साइड से देखे तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा, अगर कार वाली साइड से देखे तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने आपको बता दिया है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर आप मतलब बेसिक कोई भी चीज देख लें, टी और शुगर की बात कर लें। अगर शुगर का प्राइस कम हो जाएगा तो टी का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ऑब्वियसली बात है टी में ही सबसे ज्यादा शुगर यूज करते हैं। या जो भी आपके पैटर्न्स बनते हैं उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। और टू व्हीलर्स में भी बेनिफिटेड द मोस्ट। तो टू व्हीलर्स जैसे मैंने देखा है यहाँ पर दिखाया है, हीरो और लेलैंड की जो बात करें, इनको आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। इन्वेस्टर्स शुड नॉट इग्नोर गोल्ड फिक्स्ड इनकम प्ले। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस से रिलेटेड एक न्यूज, एक आर्टिकल आया था इसके अंदर, जिसके अंदर बोला जा रहा है इक्विटी हाई इन्फ्लेशन के बावजूद, मतलब हाई इन्फ्लेशन की वजह से हो क्या रहा है
कि जो आपकी लोअर अर्निंग्स है वो हो सकती हैं, और इसके अंदर आपको अभी जो स्टॉक मार्केट के अंदर बेयर ट्रेंड चल रहा है, इन दोनों रीजन की वजह से आपको इक्विटी को थोड़ा इग्नोर कर देना चाहिए। या फिर मैं अगर इस तरीके से कहूँ कि इक्विटी को छोड़कर आपको गोल्ड और फिक्स्ड इनकम जैसी सिक्योरिटीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है इस न्यूज के अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए ही हैं। दूसरी बात, फिक्स्ड इनकम की बात करें तो फिक्स्ड इनकम ने अप टू 120 बीपीएस से आपके प्राइसेस इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। 120 बीपीएस का मतलब होता है 1.2%। तो 1.2% काफी बड़ी बात होती है अगर आपके फिक्स्ड इनकम के अंदर इतना इंटरेस्ट रेट के अंदर इंक्रीज आ रहा है। तो ये चीज है। इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पर 5 ईयर AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, तो ये आपका AAA रेटेड बॉन्ड मतलब सबसे सिक्योर बॉन्ड, जैसे अगर HDFC बैंक या रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनीज अगर अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड निकालती हैं तो वो आपका AAA रेटेड कैटेगरी के अंदर आता है। ऐसे बॉन्ड्स आज की डेट में आपको 8.08% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रहे हैं। दूसरी बात, 5 ईयर जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये तो आपकी AAA रेटेड कॉर्पोरेट थी, ये कहीं ना कहीं आपकी कॉर्पोरेट ही रहेंगी। और मतलब कॉर्पोरेट जहाँ पे भी होता है वहाँ पे बहुत छोटा चांस हो सकता है, बट चांस हो सकता है कि डिफॉल्ट हो जाए गवर्नमेंट, वो कंपनी मतलब बैंकरप्ट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 100% ट्रस्टेड होती हैं। गवर्नमेंट आपकी ऐसा नहीं होगा गवर्नमेंट मतलब खराब हो जाएगी, गवर्नमेंट नहीं देगी पैसा। गवर्नमेंट अपनी मनी प्रिंट कर सकती है, क्योंकि तो गवर्नमेंट अपनी मनी प्रिंट कर सकती है और आपको मनी की पेमेंट जरूर मिल रहेगी। उसकी वैल्यू कम हो सकती है अगर गवर्नमेंट में फाइनेंशियली इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही, बट हाँ ये जो भी है, तो वो बेसिकली यील्ड करता है 7.07%, जो दोनों ही आपके एवरेजली 120 बीपीएस से बढ़े हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट इस पूरे आर्टिकल के अंदर बोला जा रहा है कि गोल्ड और फिक्स्ड इनकम के अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो आगे चलते हैं। वर्क जनरेशन अंडर NREGS डिक्लाइंस इन अप्रैल। तो NREGS बेसिकली मनरेगा स्कीम की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि इसके अंदर डेटा निकाला गया है। ये डेटा निकला है CMIE से, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से। तो इन्होंने बताया कि 13.67% डिक्लाइन रहा है हाउस होल्ड वर्क जनरेशन के अंदर, अगर हम पिछले अप्रैल से उसको कंपेयर करते हैं। और वो आपका डिक्लाइन इन डिमांड फॉर वर्क इज द मेन रीजन। तो बेसिकली क्रिएटर इकोनॉमी की जब भी राइज होती है, क्रिएटर इकोनॉमी मतलब जैसे आपका यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं। तो जब इन किसी भी इकोनॉमी में इनकी राइज होती है तो आपकी जो नॉर्मल लेबर होती है उसकी फॉल हो जाती है, उसकी डिमांड ही नहीं रहती है। और वो हो सकता है जितनी भी डिमांड हो वो बाहर से हमें मीट करनी पड़ रही है। तो फ्यूचर के अंदर आपको ऐसा भी दिख सकता है कि बाहर से इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज से लेबर इंडिया के अंदर आ रही हो, ऐसा कुछ हो रहा हो। तो ये सब चीज इसका मेन रीजन रहता है। इसके ऊपर मतलब हमारी FIC हंसराज फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट चैनल ने काफी अच्छा आर्टिकल लिखा है, अगर होगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, या अभी एक्चुअली पब्लिश नहीं हुआ होगा वो, कुछ दिनों के अंदर पब्लिश भी हो जाएगा वो इस आर्टिकल के ऊपर, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बट ये इतनी ज्यादा रेलिवेंट भी न्यूज नहीं है। आगे चलते हैं। शॉर्ट अपडेट्स। WTO मस्ट अलाउ ग्रेन एक्सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक स्टॉक फॉर इंटरनेशनल फूड एड एंड ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो आपके पब्लिक स्टॉक के लिए वीट इकट्ठा करती है, जो मतलब आपकी राशन की दुकानों पे बिकता है, उसमें से ही गवर्नमेंट अपना शेयर दे सके इंटरनेशनल फूड एड एंड ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस। बेसिकली WTO एक सेटअप करता है, ये पूरा एक फंड आप इसको कह सकते हैं, वीट का फंड भी नहीं कहेंगे, वीट का स्टॉक कहेंगे। वीट का स्टॉक की अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा उसके अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी बन गई कि वहां पर कुछ वीट की या किसी भी ग्रेन की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस फंड से उसको, इस स्टॉक से उसको दे सके। तो इस स्टॉक में देने के लिए गवर्नमेंट ये परमिशन मांग रही है कि हम अपने पब्लिक स्टॉक में से देख सकते हैं, जो कि हमने अपने राशन की दुकानों के लिए मंगाया था, हमें और अक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा इंडिया ने यहाँ पर रिक्वेस्ट मांगी है। रिकॉर्ड बुकिंग पोर इन फॉर लग्जरी कार्स इन इंडिया। तो इतने इन्फ्लेशन और इतने सब होने के बावजूद भी मर्सिडीज, BMW से लेकर लंबोर्गिनी तक रिकॉर्ड बुकिंग हुई है इंडिया के अंदर। मैंने आपको डेटा यहाँ पे नहीं दिया है, डेटा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट अपडेट्स हैं, तो मैंने डेटा नहीं लिखा है। बट कंपेयर करेंगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रही है आपकी जो लग्जरी कार्स की बुकिंग है। सी पॉइंट पे चले तो स्टार्टअप फंडिंग वोज में हर्ट IPL एड फ्लो। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली। IPL एड फ्लो में हुआ क्या है, IPL एड्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जो कि आपके स्टार्टअप्स ने निकाले हैं, जैसे आपका क्रेड ऐड हो गया या आपका Dream11 का ऐड हो गया। अब हालांकि इसके टाइटल स्पॉन्सर तो टाटा है, तो टाटा तो इसमें नहीं आएंगे, बट बहुत सारे ऐसे एड्स हैं IPL में जो आते हैं, मेन स्पॉन्सर, बड़े स्पॉन्सर जो कि स्टार्टअप्स हैं। तो स्टार्टअप्स में क्या है कि स्टार्टअप में आजकल मतलब पिछले लगभग आप कह सकते हैं 1.5 वीक से ऐसी बातें आ रही हैं सामने
कि इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए और राइजिंग इंटरेस्ट रेट और जो भी इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसके लिए फंडिंग ट्रैप ड्राई हो चुका है, मतलब और फंडिंग स्टार्टअप्स को नहीं मिल रही है ऐसा बोला जा रहा है। तो और फंडिंग का मतलब है जिनको ऑलरेडी फंडिंग मिल चुकी है, थोड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, उनको फंडिंग मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन वैसे ही बहुत ज्यादा है ऐसा बोला जा रहा है। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि आईपीएल का एड फ्लो भी इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा इस न्यूज के अंदर बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो थोड़े बड़े हो चुके हैं, वही जनरली आईपीएल के एड्स में आते हैं। बहुत छोटे स्टार्टअप्स तो आ ही नहीं सकते आईपीएल के एड कैंपेन के अंदर, इस सब के अंदर, तो वो इसके अंदर आ रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, और मैंने कवर किया है जल्दी से जल्दी, मतलब मैंने ट्राई किया है कवर करने का पूरी वीडियो को जल्दी से जल्दी। और बाकी दैट इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट जरूर कर देना जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था। सो थैंक यू वेरी मच।